सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चोटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अपन ने जीव विज्ञान के अंतर्गत 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात अपने 13 अध्याय जो है वो समाप्त हो चुके हैं। आज अपना ये 14वां अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, इस यूनिट में अपने केवल 3 चैप्टर हैं और ये 3 चैप्टर 5 नंबर के हैं। ठीक है, सॉरी। आज का जो अपना टॉपिक है वो मैं आपको बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा सिर्फ। ठीक है, आप ज्यादातर इस चैप्टर को अपने पुस्तक से पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पाठ का नाम क्या है अपना? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? सामान्य परिचय, यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में अपने को पता करना है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, 1 नंबर का प्रश्न कोई पूछा जा सकता है सबसे पहले। लेकिन अगला जो चैप्टर है उसको समझने के लिए अपने को सामान्य परिचय जैव तकनीकी का या जैव प्रौद्योगिकी का पता होना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स जीव और टेक्नोलॉजी का मीन्स तकनीक। जब जीवित जीवों में तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जब तकनीक का इस्तेमाल जीवित जीवों में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, सबसे पहले हंगरी के एक कृषि अभियंता थे कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। ठीक है, और अब देखिए अगर अपन परिभाषा क्या है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल या पुरातन और दूसरा नूतन। देखिए, सबसे पहले अर्थ समझिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? मनुष्य के लिए लाभदायी उत्पादों का निर्माण जीवित जीवों की सहायता से किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है, पशुओं को हम कृषि कार्यों में दुग्ध प्राप्त करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो जीवित जीवों को काम में ले रहे हैं। अब यहां हम जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बात करेंगे किसकी? सूक्ष्म जीवों की। अपन जानते हैं सूक्ष्म जीव अपने लिए क्या है? हानिकारक है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक न होते हुए ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार के लाभदायी उत्पादों का निर्माण भी करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य के लिए लाभदायी उत्पादों का निर्माण क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। अब पुरातन और नूतन क्या है? तो पुरातन का मतलब है जब मनुष्य के लिए लाभदायी उत्पादों का निर्माण, जैसे अपन जानते हैं दूध, दही, शराब, बियर, ब्रेड, ये सब आदि काल से मनुष्य के लिए बनते आ रहे हैं। और ये किसके द्वारा बनते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं। यानी मनुष्य के लिए लाभदायी उत्पादों का निर्माण हो रहा था, लेकिन मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये लाभदायी उत्पाद जो हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार होते हैं। क्या कहलाता है? पुरातन जैव प्रौद्योगिकी। अब क्या है? नूतन जैव प्रौद्योगिकी। तो किसी भी सूक्ष्म जीव के या किसी भी जीव के अपने को कहते हैं डीएनए में हेर फेर के द्वारा, डीएनए में बदलाव के द्वारा, उनके द्वारा लाभदायी उत्पादों का निर्माण करना क्या कहलाता है? नूतन जैव प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जैव प्रौद्योगिकी की क्या परिभाषा दी है वो आप सुन लीजिए, और बाकी इस अध्याय के अंतर्गत आपको सुनना ही है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का समाकलित उपयोग है। यानी जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी का समाकलित अनुप्रयोग किस बारे में है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा लाभदायी उत्पादों को तैयार करने में। ये परिभाषा दी थी किसने? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। उसके बाद में आता है अपना जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास। तो आपको अपनी पुस्तक से इसको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को पता है जो प्रथम एंटीजैविक है, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसी प्रकार जो डोली भेड़ है,
आप लोगों को पता है 10वीं तक आप लोग पढ़ के आ चुके हो, डोलिफ हेड का निर्माण किया था इयान विल्मुट ने। तो इस प्रकार अपनी पुस्तक में एक सारणी दी हुई है पूरी की पूरी, वो सारणी आप वहां से अध्ययन कर लेंगे और इसमें केवल आपको साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां, टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी युक्तियां। इसमें बहुत सारी युक्तियां अपने पुस्तक में दी हुई है, जैसे कि पादप उत्तक संवर्धन, जंतु उत्तक संवर्धन, पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जंतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी, एकल कॉलोनी है, प्रतिरक्षी उत्पादन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जंतुओं में भ्रूण हस्तांतरण, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से बहुत सारी तकनीकें दी हुई है, लेकिन हमें इस अध्याय में केवल अपने को 3 युक्तियां पढ़नी है। कौन कौन सी? बायो सेंसर, पहली है अपनी बायोसेंसर, बायोसेंसर क्या है, और दूसरी बायोसेंसर, दूसरी है अपनी बायोचिप्स, बायोचिप्स या इसका दूसरा नाम है जीन चिप्स, जो कि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक डीएनए माइक्रो एरी और एक प्रोटीन माइक्रो एरी। तीसरी अपनी बायोफिल्म, बायोसेंसर को हिंदी में जैव संवेदक भी कहते हैं, जैव संवेदक। तो एक लाइन में मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूंगा। और तीसरी क्या है? बायोफिल्म। देखिए बायोसेंसर क्या होता है? इस प्रकार की युक्तियां जो स्वाद और घ्राण संवेदी संवेदनाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। किसकी सहायता से? ट्रांसड्यूसर की सहायता से। घ्राण संवेदी और स्वाद संवेदी तंत्रिकाओं को ये क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? विद्युत संकेतों के रूप में। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा ग्लूकोमीटर आता है जो ब्लड में शर्करा की मात्रा को मापता है, तो वो अपने को डिजिटल आंकड़ों के रूप में यानी विद्युत संकेतों के रूप में दिखाता है। तो वो क्या है? एक प्रकार का बायो सेंसर है, जैव संवेदक है। ठीक है, इसी प्रकार और भी इसके उपयोग है, जैसे मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज मोनोमीटर व अन्य चिकित्सकीय उपयोग। दूसरा है पर्यावरण के क्षेत्र में अनुप्रयोग, पेस्टिसाइड व नदी के जल प्रदूषकों का पता लगाना। तीसरा है वायुजनित जीवाणुओं के सुदूर संवेदन में जैव आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने में। चौथा है प्रोटीन अभियांत्रिकी के रूप में। पांचवा है रोग कारक की पहचान के रूप में। इसी प्रकार दूसरा देखिए जीन चिप या बायोचिप क्या है? जैविक चिप एक प्रकार की सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह है जो ठोस सतह से जुड़ा रहता है। इसकी खोज स्टीफन पीए फोल्डर ने की थी। ये भी अपने को याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, स्टीफन पीए फोल्डर। और उसके साथियों ने बायोचिप्स की खोज की थी। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक डीएनए सूक्ष्म व्यू और दूसरी प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। कौन कौन सी? माइक्रो एरी, डीएनए सूक्ष्म व्यू और प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जीन चिप क्या है? एक प्रकार की सूक्ष्म चिप है जिस पर द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेंसी यानी प्रोब डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं। अब प्रोब डीएनए क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का समूह है, और जब ज्ञात ए डी जी सी टी ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। पिछले साल आप लोगों ने डीएनए की संरचना पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब किस जीव का डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइडों के क्रम किस प्रकार के होते हैं उसका पता लगाना। तो क्या है? डीएनए अनुक्रम, जो अपने डीएनए सीक्वेंसिंग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां आप ये ध्यान कर लीजिए कि प्रोब या खोजी क्या है। ठीक है, तो ज्ञात न्यूक्लियोटाइडों का, डीएनए के अंदर जो ज्ञात न्यूक्लियोटाइडों का क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोब या खोजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि डीएनए के बिंदु चिपके हुए रहते हैं जो परीक्षण हेतु प्रयुक्त नमूनों को पहचान करने में सक्षम होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए सूक्ष्म व्यू और प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। डीएनए सूक्ष्म व्यू के अंतर्गत क्या होता है? इनका आकार डाक टिकट से भी छोटा होता है, जिसमें कांच की स्तर पर लगभग 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में डीएनए का सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है, और प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु में जीनों की एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। प्रोटीन सूक्ष्म व्यू संलग्नी आबंधन आमापा पर आधारित तकनीक है जो विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले
उत्पादों पर निर्भर करती है। प्रोटीन सूक्ष्मजीव के उपयोग न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संलग्नी, ग्राही प्रोटीन, औषधि प्रोटीन, लक्ष्य तथा एंजाइम अवस्था अन्योन्य क्रियाओं में इनका अध्ययन किया जाता है। बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म एक सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं का समुच्चय है जो स्थिर रूप से सतह से आसंजित या संलग्न रहता है। यह समुच्चय सामान्यतः पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी आधात्री से ढका रहता है। बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ यानी ईपीएस। यहाँ आपको ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ईपीएस का पूरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमॉर्फिज्म सबस्टेंसेस, या हिंदी में कहें बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमर सबस्टेट, इनके द्वारा बनी हुई होती है ये चिप। इनका निर्माण प्राकृतिक तथा रूपांतरित वातावरण में देखा जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार, जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं में यह मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके पश्चात इस पाठ में अपना भारत में जैव प्रौद्योगिकी, तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी जो है वो एनबीटीबी, यानी इसकी भी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एनबीटीबी। ठीक है, एनबीटीबी का पूरा नाम क्या है? नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और भारत सरकार ने उसके बाद में डीबीटी का गठन किया 1986 में। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के केंद्रों की स्थापना हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संपदा ब्यूरो और भी बहुत कुछ। यहाँ सिर्फ अपने को केवल फुल फॉर्म याद करनी है जो अपन कल पढ़ेंगे। और उसके बाद में बायोलॉजिकल उद्यान है यानी बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है, तो इसमें भी आपको केवल संख्या याद करनी है कि 19 बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क भारत में स्थापित किए गए जो बायोटेक्नोलॉजी के अध्ययन को बढ़ाते हैं, और 15 के ऊपर विचार चल रहा है, यानी 15 और पार्क स्थापित करने की भारत सरकार की मंशा है। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी कार्य एवं क्षेत्र, तो ये टॉपिक जो अपन कल पढ़ेंगे और ये अपना छोटा सा चैप्टर है जो कि क्या है, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का। कल ये समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।